कहते हैं कि छोटे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इसलिए उनकी अदालत में गवाही चलती है और इसीलिए उन पर भरोसा भी किया जाता है। ऐसे एक छोटा सा बालक होता है जिसके सामने बहुत सारे मीडिया वालों के माइक लगे हुए थे। उससे सवाल जवाब कर रहे थे। उस छोटे से बच्चे ने कहा कि जब पहलगांव के अंदर गोलियां चल रही थी, उस वक्त उसका परिवार और लगभग 20 लोग और थे जो अपनी जान बचाने के लिए पेड़ों की आड़ ले रहे थे और इसी बीच में जाकर के पेड़ों के पास छुप जाते हैं। लेकिन आतंकवादी वहां भी पहुंच जाते हैं। दोनों आतंकवादी होते हैं। दोनों आतंकवादी पूछते हैं कि तुम में से जो मुसलमान है वो एक तरफ खड़े हो जाओ और जो हिंदू है वो एक तरफ खड़े हो जाओ। इसलिए दोनों को अलग अलग हिस्से में कर दिया और उन्हें जो करना था, उन्हें जो फैसला लेना था, किसको मारना है और किसको छोड़ना है, वो उस फैसले को अपने अच्छे से कर लेते और आतंकवादी वहाँ से चले जाते। लेकिन ये जो छोटा सा बच्चा था, इस बच्चे के पिता की तो मौत हो चुकी थी। वो उसी लड़ाई में, जिस लड़ाई का उसको पता नहीं था, उसको ये भी नहीं मालूम था कि उसके पिता की गलती क्या है और उसके पिता मार दिए जाते। अब उस बालक की जो बाइट थी, जो खबर थी, उस बालक की जो कहानी थी, जो उसके मुंह से निकली थी, वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती। और जो भी इस कहानी को सुन रहा था, समझ रहा था, उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। आखिरकार इस बच्चे की और इस बच्चे के पिता की क्या गलती थी? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर का एक जिला है अनंतनाग, और अनंतनाग जिले का ही एक गांव लगता है पहलगांव। दरअसल पहलगांव में ये 4 बहनों का एक लौता भाई होता है। नाम उसका शैलेश होता है, शैलेश कराथिया, जो कि गुजरात के अमरेली जिले के गांव ध्रुव भानिया का रहने वाला होता है। क्योंकि उसकी बैंक में नौकरी लग चुकी थी, इसलिए वो बहुत समय से सूरत के हरिकुंज चिक्कुवाड़ी में रहने लगता है। और यहाँ पर उसकी जो बैंक में नौकरी थी, तो बच्चे और उसकी बेटी एक होती है और उसकी एक पत्नी होती है, वो साथ रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही उसका ट्रांसफ़र हुआ था मुंबई के लिए। मुंबई रह रहा था और इस बार उसका साल 2025 को 22 अप्रैल को उसका 44वां जन्मदिन मनाना था। तो वो अपनी पत्नी से बातचीत करता है, कहता है कि इस बार तो कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए। परिवार वाले बैठते हैं, यानी कि एक बेटा, बेटी, पत्नी और पति बैठते हैं और फैसला करते हैं। बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों कहाँ जाना पसंद करो, तो बच्चे कहते हैं कि इस बार तो कश्मीर चलते हैं। जैसे ही कश्मीर चलने की बात आती है, आखिरकार वो श्रीनगर पहुंच जाते हैं और श्रीनगर से जो पहला पड़ाव होता है उनका, वो पहलगांव का होता है। पहलगांव की वो वेस्टिंग घाटी होती है जहाँ पर वो गए थे। 22 अप्रैल 2025 के दोपहर लगभग 2:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, और जिसको इस वेस्टिंग घाटी को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। और इसे देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। लोग अपनी अपनी इस खूबसूरत वादियों को अपने मोबाइल में, अपने लम्हों में, अपने यादों में कैद कर रहे थे। और इसी बीच में पता चलता है कि गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। लगभग 20 लोगों की एक टुकड़ी थी, जिसमें इस बैंक का कर्मचारी, इसकी पत्नी, इसकी बेटी और वो खुद भी शामिल होता है। वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए जाके पेड़ की आड़ लेता है। और वहाँ पर 2 आतंकवादी हैं। उन्होंने जो वेशभूषा पहनी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पुलिस वाले हों। उनके हाथों में आधुनिक हथियार थे और वो आकर के यहाँ पर कहते हैं कि जो हिंदू है वो एक तरफ खड़े हो जाओ और जो मुसलमान है वो एक तरफ खड़े हो जाओ। अब उन दोनों को अलग अलग किया जाता है और इसी बीच में गोली चला दी जाती है। जिसको मारना था उसको मार करके निकल जाते हैं। ये जो छोटा सा बालक होता है, जिसकी उम्र 7-8 साल के लगभग मुश्किल से रही होगी, उसी के सामने उसके पिता की हत्या कर दी जाती है। और ये कहानी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होती है। दोस्तों, मीडिया के सामने जब ये बच्चा बात कर रहा था, तब लोगों के सामने लोगों के आंखों से आंसू आ जाते हैं। ऐसी एक और कहानी है सैयद आदिल हुसैन शाह की। सैयद हुसैन हासिन शाह जो होता है, जो वो अपने उस मालिक को खुश करने के लिए घोड़े को अपनी जगह पर बांध देता है और साथ ही पहुँच जाता है वहाँ पर अपने मालिक को ये बताने के लिए, जिसको वो जिस टूरिस्ट को घुमा रहा था, ताकि वो उससे इनाम दे सके। इसलिए वो वहाँ जाता है और जाकर के देखता है कि वहाँ गोलियाँ चल रही हैं। फिर उसने हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद आतंकवादियों से कहा कि खुदा के वास्ते तुम ये सब क्या कर रहे हो, जानते नहीं हो इन बेगुनाहों को तुम क्यों मार रहे हो। जैसे आदिल ने ये बात कही, आतंकवादी के कान पर जू नहीं रहती है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन आदिल ने हिम्मत जुटाई। उसने सोचा कि क्यों ना इसकी बंदूक छीन के मैं भाग जाऊँ या फिर इस बंदूक को फेंक दूँ। इसलिए उस आदिल ने उसके बंदूक को जिसे छीनने की कोशिश की, तो उस आतंकवादी ने उस आदिल को भी नहीं बख्शा।
उसके सीने में भी गोलियां मार दी, उसके शरीर को भी छल्ली कर दिया। आदिल की मौके पर मौत हो जाती है। लेकिन जब उसके मरने की सूचना उसके घर वालों तक पहुंचती है तो पता चलता है कि वो अपने परिवार का इकलौता ऐसा व्यक्ति था जो कि अपने परिवार का अकेला ही भरण पोषण करता था। वो घोड़े पर टूरिस्ट को बैठा करके ऊपर लाता था और जो भी पैसे कमाता था वो अपने घर वालों को और मालिक को जाकर के पैसे दे दिया करता था। जिस दिन उसका सुपुर्द खाद होता है उस दिन कश्मीर के मुख्यमंत्री भी वहाँ पर पहुँचते हैं और कहते हैं कि इस मजदूर को वाकई में इसने बलिदान दिया है और इसने लोगों की जान बचाने के लिए कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब नहीं होती है, ये एक गलत बात है, लेकिन कोशिश की। ऐसी एक और कहानी है। असम विश्वविद्यालय में जो बंगाली डिपार्टमेंट का एक एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं जिसका नाम देवाशीष भट्टाचार्य होते हैं, वो अपनी पत्नी मधुमिता और बेटा द्रोहिदिन के साथ वहाँ पर पहुँचे थे और जैसे इन्होंने भी अपने आप को बचाने के लिए एक पेड़ की आड़ ली तो वहाँ पर आतंकवादी आ जाते हैं और जैसे ही आतंकवादी आते हैं तो यहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं उन लोगों में से कुछ लोग कलमा पढ़ रहे होते हैं, ला इलल्ला इलल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस तरीके से जब कलमा पढ़ रहे थे तो उन्हें देखा और उन्हें देखने के बाद वो समझ गया कि आखिरकार क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। आतंकवादियों ने कुछ पूछने की कोशिश की कि क्या तुम राम राम बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो। इस तरीके की जब बात आई तो उसने कहा कि नहीं। जब ये जोर से बोलने लगता है कि ला इलल्ला इलल्ला तो वो समझ जाते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। देवाशीष जो कि ऑफिसर होते हैं, असिस्टेंट ऑफिसर असम विश्वविद्यालय के जो होते हैं, इनके बच्चों को भी छोड़ देते हैं, इनके पत्नी को भी छोड़ देते हैं। और इसके पास में एक और व्यक्ति होता है जो शायद ये समझ नहीं पाया कि आखिरकार ये आतंकवादी क्या कहना चाहते हैं, क्या कहलवाना चाहते हैं। तब वो चुपचाप होता है, वो समझ नहीं पाता है और वो गोलियों से वही छल्ली कर दिया जाता है आतंकवादी द्वारा। जब मीडिया वाले ने इस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारी जान कैसे बची तो इसने कहा कि उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया था, लेकिन हम अपने आप से ही ये सब पढ़ने लगे थे, इसीलिए हमारे पास आकर के वो आराम से फिर निकल जाते हैं। इस तरीके से उसकी पत्नी की और उसके बेटे की और उसकी जान बचाते हैं। उसके बाद फिर मौका मिलता है तो उस घाटी से बस पहलगाम की तरफ वो दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। ऐसी एक और कहानी है सहताज अहमद की। सहताज अहमद की चाची खत्म हो जाती है जो कि पहलगाम का रहने वाला होता है। 22 अप्रैल 2025 के दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास का यह वाक्य रहा होगा। गांव में फ़ोन पहुंचता है, सूचना पहुंचती है और उधर जो घोड़ों का ठेकेदार होता है उसके पास तक ये बात पहुंचती है। उसके पास ये खबर पहुंची थी कि यहाँ पर टूरिस्टों ने हमला कर दिया है आतंकवादियों ने और यहाँ पर बहुत भगदड़ मची हुई है, कई लोग घायल हो चुके हैं, कई लोग मर चुके हैं। तो जैसे ही सरताज अहमद को ये बात सुनी उसने, क्योंकि सोशल मीडिया की वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही थी, तो ये दौड़ करके वहाँ पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद देखता है कि जो घायल है उनमें से एक घायल को अपनी पीठ पर उठाता है, जो कि उसको गंभीर चोटें आई हुई थी, उसको वो सीधा हॉस्पिटल लेकर के जाता है। इसके गांव के लोग, जबकि इनके घर में एक मौत हुई थी, उस मौत को ये छोड़ करके इस सीधे वहाँ मौके पर पहुँचते हैं और वहाँ जाने के बाद लोगों को पानी पिलाते हैं, उनको दवाई दिलाने के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं। इस तरीके की वो मेहनत करते हैं और इसका जो वीडियो था वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इस घटना से पहले और इस घटना के बाद कई अलग अलग चेहरे देखने को मिलते हैं। ऐसे एक और चेहरा होता है नज़ाकत अली का, जो कि पहलगाम का रहने वाला होता है, जो कि कपड़े बेचा करता था, फेरी लगाया करता था और फेरी लगाता लगाता वो कई साल से कभी छत्तीसगढ़ तो कभी किसी राज्य में पहुंच जाता था। ऐसे ही एक व्यक्ति होता है जिसका नाम कुलदीप स्थापक होता है, जो कि छत्तीसगढ़ के चिरीगिटी नगर का रहने वाला होता है। उसको एक बार वो दावत देता है कि साहब हमारे यहाँ पर कभी कश्मीर घूमने के लिए आइएगा और देखना हम आपको कश्मीर घुमाएंगे। जैसे ही ये कुलदीप अपने साथियों के साथ, जो शिवांश होता है, सूर्यवंश जैन और एक हाफिज बधावा और अरविंद अग्रवाल, ये लगभग 4 दोस्त होते हैं और 4 दोस्तों के साथ इनकी टीम होती है, 10-12 साथी होते हैं, परिवार बच्चे बच्चे होते हैं। इसी बीच में 11 लोग ये होते हैं बताया जाता है। और ये पता चलता है कि जब इन्होंने पहलगाम में पहुँचे तो इन्होंने नज़ाकत अली को फ़ोन किया, नज़ाकत अली हम तुम्हारे गाँव में घूमने के लिए आए हैं, क्या तुम अपना गाँव हमें घुमाने की कोशिश करोगे। नज़ाकत अली को जैसे ही पता चलता है, उसे ये पता चलता है कि इधर गोलीबारी भी हो चुकी है, एक तरफ गोलीबारी चल रही है और लेकिन नज़ाकत अली ने हिम्मत जुटाते हुए उन गोलियों का सामना करते हुए एक 11 से 11 लोगों को ऐसे रास्ते से बाहर निकाला जहां पर गोलियां असर नहीं करती हैं और ये 11 लोगों की जान बचाता है। और इन लोगों ने कुलदीप, शिवांश और हैप्पी और अरविंद, इन्होंने जब अपने परिवार वालों को बताया
कि हमारे गांव की तरफ, हमारे शहर की तरफ जो कश्मीर से न जाकर आया करता था कपड़े बेचने के लिए, फेरी लगाने के लिए, तो हमारी जान उसी की वजह से आज बची है। वैसे ही ये कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होती है। नज़ाकत अली का नाम भी सरताज अहमद की तरह और सैयद आदिल की तरह इसका नाम भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होने लगता है। साथ ही इस घटना के बाद से पूरे देश आहट हो जाता है। हर कोई घटना को लेकर के तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं देते हैं और ये आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक तरफ जैसे ये घटना होती है, इस घटना के बाद से ये पता चलता है कि पहले लोग लाखों में कश्मीर जाया करते थे, लेकिन कुछ सालों में वहाँ करोड़ों से संख्या में लोग जाते हैं। एक साथ लगभग 2.5 करोड़ लोग जाने लगे हैं। लेकिन जब से ये घटना हुई पहलगाम की, तब से लोगों के मन में एक डर बढ़ गया है, दहशत बढ़ गई है। उन्हें लग रहा है कि जब टूरिस्ट ही सुरक्षित नहीं है तो वहाँ जाने से क्या फ़ायदा। पहलगाम के इस घटना के बाद सरकार ने पाकिस्तान की कबर तोड़ने के लिए 5 बड़े फैसले लिए हैं। उन फैसलों की चारों तरफ चर्चा भी हो रही है। अगर हम पहले फैसले की बात करें तो पहला फैसला है पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद का सीमा समर्थन रोकने के लिए 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित कर दी गई है। इससे पाकिस्तान में भले ही चाहे 5 बड़ी बड़ी नदियां बह रही हों, जैसे सिंधु है, चुनाव है, झेलम है, रावी है, इस तरीके की नदियां हैं, लेकिन सिंधु नदी जो है उससे जो शहरी वाटर सप्लाई जो है वो रुक जाएगी। इससे हाहाकार की स्थिति पैदा हो सकती है। फसलों का उत्पादन में गिरावट आ जाएगी, क्योंकि सिंचाई नहीं होगी तो फसल कैसे उत्पादन होगा। बिजली का उत्पादन अगर बंद हो जाएगा तो वहाँ आसपास के लोगों को कितनी भारी दिक्कतें हो सकेंगी। बिजली ना आने से ये आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही दूसरे फैसले की अगर हम बात करें तो दूसरा फैसला है अटारी बाघा चेक पोस्ट को तुरंत ही प्रभाव से उसको बंद कर दिया गया है। वैध दस्तावेज के साथ जो लोग पहले की तरह पार कर चुके हैं सरहद, उनको 1 महीने से पहले वापस जाने के आदेश दे चुका गया है। अगर ऐसा होता है तो आयात निर्यात जो है ये एक तरीके से ठप हो जाएगा। जैसे यहाँ से जो जाने वाली चीज़ें हैं, सोयाबीन है, चिकन फीड है, सब्जियाँ हैं, लाल मिर्च का स्टिक बनाना और ये जो खोआ वगैरह है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो यहाँ से जाती है और वहाँ से सूखे मेवे जो आते हैं, जैसे मेवे, खजूर, ये सब जो चीज़ें हैं, सेंधा नमक, अलग अलग कई जुड़ियाँ बुटियाँ भी आती हैं, वो सब आनी बंद हो जाएंगी। और इसके बाद ये बताया जाता है कि हर साल लगभग 3,886 करोड़ रुपए का जो व्यापार है वो भी प्रभावित हो जाएगा इससे, और इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कमर जरूर टूटेगी। तीसरा फैसला जो है वो पाकिस्तान नागरिकों को जो वीज़ा छूट थी, वो भारत में प्रवेश की जो थी वो अब नहीं होगी। अब नया नियम लागू गए हैं जिसमें जो सभी वीज़ा रद्द किए गए हैं, और इसमें अब जो पहले से भारत में लोग मौजूद थे पाकिस्तानी नागरिक, वो अगले 48 घंटे में भारत छोड़ने का इनको आदेश कर दिया गया है। जब से ये आदेश हुआ है, हज़ारों की संख्या में लोग, लाखों की संख्या में लोग यहाँ से वहाँ सीधा अपने घर वापस जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और वहाँ से भी वापस आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही 14 जो फैसला है वह दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्च आयोग में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया गया है। उन्हें 1 सप्ताह के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। इसी तरीके से भारत अपने रक्षा सलाहकारों को वापस बुलाएगा। ऐसे ही 5 सहयोगी स्टाफ भी वापस बुलाए जाएंगे। इन पदों को अब शून्य माना जाएगा। 5वां बड़ा फैसला है, दोनों उच्च आयोगों में कर्मचारियों की जो संख्या थी वो 55 से घटा करके 30 करने का फैसला कर दिया गया है। यह कटौती 1 मई 2025 से प्रभावी हो जाएगी या फिर लागू हो जाएगी। अभी फिलहाल खास बड़े फैसले हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों ने मांग करना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान को कड़ा रुख, कड़ा जवाब देने की ज़रूरत है। साथ ही जिस तरीके से कश्मीर में टूरिज्म के साथ इस सब हुआ है, आम लोगों के साथ अगर ऐसा हुआ है तो लोगों में एक तरीके की दहशत और डर बैठा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरताज अहमद से एक मीडियाकर्मी ने बातचीत करने की कोशिश की तो उसने ये साफ साफ बात कही कि आप जब आते हो तो हमारे घरों के चिराग जलते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, आपके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। आप सहजी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति कश्मीर घूमने के लिए जाता है तो वो कम से कम अगर पैसे खर्च करता होगा तो 10,000 के उसके पैसे खर्च होते ही नहीं होंगे। 2.5 करोड़ को अगर हम 10,000 से गुना भाग करें तो ये रुपए अरबों में बैठते हैं। और इस तरीके से कश्मीर को बड़ा नुकसान होगा इस घटना के बाद। हालांकि कश्मीर के बासिंदों ने इस बार
पाकिस्तान मुर्दाबाद के खूब नारे लगाए और इस आतंकवाद के विरोध में काफ़ी नारे लगाए। अब आगे क्या होगा, सरकार और क्या बड़े कदम उठाएगी, जैसा होगा हम अपनी कहानी के माध्यम से आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। और आपको यहाँ पर यह भी बताना है कि अगर कश्मीर के लोग भारत का साथ देते हैं तो वो एकदम पूरी तरीके से विकास के मार्ग पर चलेंगे। अगर कहीं पाकिस्तानी लोग वहाँ पर कश्मीरी लोग पाकिस्तान का साथ देते हैं, वहाँ पे मतलब कुछ लोग हैं जो वहाँ पर आतंकवादी बन के पाकिस्तान का साथ देंगे, तो पाकिस्तान का विकास कभी नहीं होगा, यह तय है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले की सच्ची घटना के साथ, तब तक जय भारत।